चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ आशीष बहेती और सचिन उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स लेकर। मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक पर बात करेंगे एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से। वहीं टेक्निकल्स पर बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल से। साथ ही रियल्टी सेक्टर पर जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट के बारे में आशीष से जानेंगे क्यों आज 3.5% का उछाल है इस सेक्टर में। मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। मार्केट डे हाई पर निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी लगा चुका है। इनफैक्ट अब ब्रायन लारा का नंबर पार करने की तैयारी है। 400 पॉइंट की रैली की संभावना है। 23,290 पर इस समय ट्रेड करते हुए। सेंसेक्स 1200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी भी 1000 पॉइंट, मिड कैप इंडेक्स 1200 पॉइंट। और क्या ही मतलब बात करें इस मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास, सिंजीन, मुथूट, केन्स, सोलार, मन्नापुरम, हुडको, एम्बर, सोना, ये सारे एफएनओ नाम है जो 5% से ज़्यादा ऊपर हैं। इस तरीके की तेज़ी आज की ट्रेड में दिख रही है। सिर्फ एक दो लूजर्स हैं इस मार्केट में। एक तो ऑयल इंडिया 2% नीचे, दूसरा टेक महिंद्रा करीब 1.5% नीचे। आज थोड़ा आईटी वीक है। और एक और यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक क्लासिकल बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ प्ले हो रहा है यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में। लेकिन आज बात तेज़ी का है। तेज़ी की बात करनी है आज, मंदी की नहीं, क्योंकि 400 पॉइंट के करीब अब हम निफ्टी पर ऊपर हैं वीरो। बिल्कुल, और अच्छी बात है अनुज, ये सारी तेजी आज स्क्रीन पे हुई है ना। मजा उस बात का अगर आप देखिए, लुत्फ उठाया लोगों ने। बिल्कुल। खैर, अनुज ने आपको एक छोटी सी समरी समझाई बाजार में हुआ क्या अब तक। अब आपको आज के पैनल से अवगत कराता हूँ। आशीष बहेती जी और सचिन उत्तेकर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर रुचित जैन, रचना वैद्य जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रुचित जी, इस वक्त की आपकी दो कॉल्स क्या रहेंगी? वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक से खरीदारी की साइड मार्केट के मोमेंटम को प्ले करते हुए सबसे पहली है क्यूमिंस इंडिया में बाय करने की सलाह। जो रिसेंट मार्केट में करेक्शन आया था तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इसमें था कि स्टॉक में फॉल कम था और एग्जैक्ट अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस बना के फिर से अपट्रेंड का रिजम्पशन स्टॉक में हो रहा है। सो क्यूमिंस इंडिया में यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा लग रहा है। 4700 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करे और 4900 4900 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करे। और एक मिड कैप स्टॉक है आइनॉक्स इंडिया, जहाँ पे हम पिछले 3 महीने के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट से स्टॉक में अब आते हुए देख रहे हैं और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ग्रेजुअली जो इसके डेली एवरेज वॉल्यूम होते हैं उससे अच्छे वॉल्यूम स्टॉक में होने लग गए थे और आज वो प्राइस वाइज ब्रेकआउट ये स्टॉक में दिखा है। सो 1250 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है। सो ये ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए 1220 के नीचे स्टॉप लॉस रख के और 1300 से 1310 के टारगेट रेंज के स्टॉक में आने की एक्सपेक्टेशंस है। ओके, रुचित जी के दो ट्रेड्स हो गए। यहाँ पे कमेंट्स आप पिक करते हो, दैट मीन्स जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक टर्म होती है फायरिंग और सिलेंडर्स। कैपिटल गुड्स के लिए आज अगर आप देखें सब कुछ बहुत अच्छा, और एल&टी, एबीबी, कमेंट्स सब तेजी पकड़े हुए हैं आज। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, सुप्रभात, बताइए आपकी दो कॉल्स क्या रहेंगी? गुड मॉर्निंग। मेरी दो कॉल्स में एक तो आईटी रहेगा। आईटी को यहाँ से बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत ही वेल प्लेस्ड है और बहुत सारे काउंटर्स वेल प्लेस्ड है आईटी में। अब एक ही चुनना है अगर तो हम थोड़ा प्रॉब्लम है चॉइस की, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, लेकिन फिर भी हम केपीआईटी के साथ जाएंगे। केपीआईटी 681 पे फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहा है जिसको हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 671 और अपसाइड पे हमारा इसमें टारगेट होगा 698 का और 705 का। और दूसरा जो है हम चूज करेंगे बीएचईएल में भी काफी स्ट्रेंथ है और यहाँ पे 264 के करीब ट्रेड कर रहा है, वैसे लगाएंगे 261 पे। अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 269 एंड 271। ओके, बीएचईएल लीजिए जनाब। एक ये ही कैपिटल गुड्स में इंफ्रा में पेंडिंग था, ये भी अगर आप देखें ट्रेड्स में शुमार हो गया। आशीष शत्रुमोता जी, बताइए आपकी दो कॉल्स क्या रहेंगे? सॉरी, आशीष बहेती जी, क्षमा चाहूँगा। वीरेंद्र जी, ग्रासिम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे अब 2 दिनों की जो गिरावट थी उसको पूरा इनकल करते हुए देखने मिला और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बना है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 2590 का सेल मेंटेन करे। ऊपर में 2690 और 2750 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो बायोकॉन का है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है
373 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 385 और 395 तक के भी टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, अब सचिन जी की ट्रेड्स रह गई हैं दो। सचिन जी बताइए क्या रहेंगे आपकी ट्रेड्स? अनुज जी, यहाँ पर फार्मा में मुझे लग रहा है काफी अच्छी ट्रैक्शन है। वहां पर दो स्टॉक्स आइडियाज है कैश सेगमेंट से। पहला तो है एमक्योर फार्मा, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी, बट जिस तरीके से इसने अपनी ट्रेंड मेंटेन की है वीकली चार्ट्स पे, एक काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसने एस्टैब्लिश किया है। एंड जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 1660 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 1720 पे प्लेस्ड है। खरीदारी करने की सलाह होगी एमक्योर फार्मा के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1565 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे आया है, जहां पर एक काफी सीवियर डाउन ट्रेंड प्रोग्रेसिंग थी, वो स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फार्मोवा। अपने 200 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट बना दिया है। डेली चार्ट पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट है। एंड जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इसमें भी एक मोमेंटम ट्रैक्शन होगा। स्टॉप लॉस के लिहाज से 845 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको मेंटेन करना है क्लोजिंग बेसिस। एंड खरीदारी करनी है इसके काउंटर में 940 से लेके 1000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है जुबिलेंट फार्मोवा में। जुबिलेंट फार्मोवा कैश मार्केट का प्ले हो गया एक ये सचिन जी की तरफ से। चलिए अब थोड़ा सा मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक पर बात करते हैं। हमारे साथ एएसके हेड सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी हैं। और वैभव जी के पास एक एडवांटेज है कि क्योंकि इनका लॉन्ग शॉर्ट फंड है, तो ऐसे मार्केट में नेविगेट करना रिलेटिवली शायद थोड़ा सा ईजी हो। वैभव जी गुड मॉर्निंग। बताइए, जो मार्केट में पिछले 4 हफ्तों से ज़बरदस्त टेंशन चल रही थी, क्या एक सेंस बन रही है कि वो ख़त्म हुई? और क्या अब एक यहाँ पर मार्केट में वापस तेज़ी का मूड बनाया जा सकता है, या अभी भी रिस्क रहेगा इस मार्केट में? अनुज, अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो यस, मार्केट्स ने अच्छी करेक्शन दी है अभी तक। बट अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ये दौर खत्म हो चुका है, प्योरली बिकॉज ये इवेंट ड्रिवन है। हमें सबको मालूम है कि वो 5 दिन की डेडलाइन है। देयर इज एन अंडरलाइन नेगोशिएशन जो चल रही है करंटली। किस बाजू वो बैठता है, उसका क्या परिणाम आता है, आई थिंक टाइम विल टेल, बिकॉज इट कैन बी बाइनरी। वो दोनों बाजू शार्पली मूव हो सकता है फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट। सो एज अ फंड, एज अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कॉन्सेप्ट ड्रिवन स्ट्रैटेजी, हम ऐसे दौर में काफी न्यूट्रलिश चलते हैं जनरली। वेट फॉर के वो इवेंट खत्म हो जाए एंड देन टेक अ कॉल। बट अगर हम लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आई थिंक वैल्यूएशंस काफी अच्छे दिख रहे हैं। सो इन इफेक्ट व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि शॉर्टर टर्म के लिए अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, बट लॉन्गर टर्म वैल्यूएशंस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और प्रॉब्ली 3 से 5 साल की अगर हम नजरिया देख रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। गुड टाइम टू इन्वेस्ट। वैभव जी, सबसे ज़्यादा पेन रही इस पूरी मार्केट में लार्ज फाइनेंशियल्स पर। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स 52 वीक लो पर आ गए। श्रीराम फाइनेंस जैसा स्टॉक ऊपर से ब्रूटली करेक्ट हो गया। इस स्पेस में अब आप फ्रेश पैसा डालेंगे क्या इन लेवल्स पर? आई थिंक अनुज, ये समझने की बहुत ही आवश्यकता है कि इन स्पाइट ऑफ के फंडामेंटल्स काफी रीजनेबल हैं, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं, ये करेक्ट क्यों हुए हैं या इतने प्रेशर में क्यों रहे हैं? उसका वन ऑफ द बिगर रीजन इज कि अगर हम ग्लोबल मैक्रो ट्रेडर्स को देखते हैं तो जैसे ही ये डेवलप हुई सिचुएशन, एटलीस्ट ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इंडिया की वल्नरेबिलिटी काफी हाई हो जाती है फ्रॉम रॉ मटेरियल पर्सपेक्टिव और फ्यूल और एनर्जी पर्सपेक्टिव। तो इसी के कारण जो ग्लोबल मैक्रो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया पे शॉर्टर टर्म नेगेटिव कॉल जनरली लेते हैं, और उसी के कारण जब हम बिकवाली देखते हैं तो आई थिंक लार्जर प्रेशर विल कम इनटू फाइनेंशियल्स लेड बाय बैंकिंग, और इसी के लिए हमने ये काफी प्रेशर देखा है। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है अक्रॉस द स्पेस। सो ट्रिगर पॉइंट फ्रॉम दिस सेक्टर वुड बी कि जब ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है और वहां से हमें लगता है कि ये शार्प रिकवरी भी पॉसिबल है ये पूरे सेगमेंट में, वंस कि एफपीआई फ्लो टर्न्स अराउंड। सो टू मेनी वेरिएबल्स ऑन द टेक्निकल साइड,
बट फंडामेंटली वैल्यूएशंस, ग्रोथ, क्रेडिट क्वालिटी सब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. लास्टली, only negative point probably from a sectoral standpoint is कि cost of funds at this point in time थोड़े expensive हो रहे हैं. Whether it is a margin phenomena हम बोल सकते हैं या squeeze of probably liquidity हो रही है, उसके कारण NBFCs में थोड़ी pressure आ सकती है. But otherwise I think the whole sector looks very attractive on valuations. ओके, बैंक्स की बात होगी. वैभव जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. एक दो चीज़ों को और थोड़ा सा यहाँ पे टटोलने का मन कर रहा है आपके साथ. सिंस जैसे कि अनुज ने कहा कि लॉन्ग शॉर्ट का आपके पास एक मौका होता है, वो विकल्प आपके पास है. आईटी को आप लोगों ने शॉर्ट साइड पर रखा था क्या, और अगर रखा था तो अब क्या व्यू है? शॉर्ट रिवर्सल कन्वर्ट होगा, मतलब क्या बाय में कन्वर्ट करेंगे आप? क्या सेंस रखते हैं आप आईटी पे इस वक्त? अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो हम थोड़े अंडर परफॉर्मर में थे इन टर्म्स ऑफ थोड़ी नेगेटिव स्टांस लेके चल रहे थे. बट आफ्टर स्टीप करेक्शन और एक्सपेक्टेड के ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, वहाँ कमेंट्री आएगी, हम एट दिस पॉइंट इन टाइम न्यूट्रलिस्ट चल रहे हैं. बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट आती हैं, क्या गाइडेंस आती हैं और मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है ये सेक्टर पे. दैट डजंट मीन कि जो ओवरहैंग हम देख रहे हैं फ्रॉम एंथ्रोपिक और फ्रॉम एनी ऑफ दोज एलएलएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हट गई है. इट इज जस्ट के हम रीअसेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल अपॉर्चुनिटी स्पेस, कहाँ इंडियन कंपनीज बैठ सकती है और उसी के बाद हम कॉल लेंगे. फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट इज बिकम लिटिल चीपर. फ्री कैश फ्लो यील्ड के हिसाब से भी देखते हैं तो काफी अट्रैक्टिव भी है फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट. बट आई थिंक फ्रॉम अ मैक्रो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर स्टिल. और हम एट दिस पॉइंट इन टाइम वेट एंड वॉच अप्रोच ज्यादा पसंद करेंगे. ओके, वेट एंड वॉच आप ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रेफर करेंगे. अब आते हैं एक दो स्टॉक्स या फिर स्पेस जो कि अपना इस वॉर जोन में जो था ना, आई मीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस उनका कोलैप्स हुआ था. अभी हम कुछ देर पहले आपके आने से पहले यहाँ पर कैपिटल गुड्स की बात कर रहे थे. एल&टी का रिट्रेस होना लाजमी था वैभव जी, लेकिन आपका व्यू क्या है स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स जिन्होंने 15-17% का डिप देखा? क्या इसको लैच ऑन करना चाहिए? क्या ठीक है अब जो पूरी इन कंट्रीज में रीबिल्डिंग प्रोसेस होगी, रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी, उसका एक एडवांटेज भी एल&टी को मिलेगा ही, बट आप इस वक्त पूरा कैपिटल गुड्स में कितना डिप्लॉयमेंट करना चाहेंगे? जी वीरेंद्र, आई थिंक कैपिटल गुड्स आइसोलेटेड मिडिल ईस्ट अपॉर्चुनिटी ही सिर्फ नहीं है. बट यस, जैसे आपने कहा कि मिडिल ईस्ट के कारण एटलीस्ट देयर आर फ्यू कंपनीज जहां मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर है, उनको 1 या 2 क्वार्टर में प्रॉबेबली इफेक्ट हो सकता है. बट ऑन एन ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव जैसे मिडिल ईस्ट रिबिल्ड होता है तो काफी अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म स्टैंड पॉइंट. हालांकि हमारी पूरी कैपिटल गुड्स में फुल कंसंट्रेशन और फुल फोकस डेटा सेंटर ड्रिवन अपॉर्चुनिटी पे एट दिस पॉइंट इन टाइम है. जो पूरी वैल्यू चेन में जो भी सप्लाई करते हैं वहां हम फोकस्ड हैं, जो हमें लगता है कि फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव काफी अच्छी स्पेस है निवेश करने के लिए. ओके, चलिए ये बात हो गई. वैभव जी, आप इसके अलावा इस मार्केट में कहाँ पर बार्गेन्स ढूंढ रहे हैं? कहाँ आपको लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपके फंड्स में इस समय इंक्रीमेंटल बाइंग कहाँ होगी? आई थिंक हमारा अगेन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम व्यू लेते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोवाइडेड कि ये इवेंट पास हो जाती है तो एक सेक्टर बन सकता है जहां हमारा व्यू पॉजिटिव है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव और फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट एज वेल. दूसरा है कि ऑल फुल चेन सप्लाई चेन ऑफ डेटा सेंटर ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज हमें बहुत ही पसंद है फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट. CDMO प्लेयर्स भी हमें अच्छे लगते हैं और हमें लगता है कि समर ड्रिवन पोर्टफोलियो ऑल्सो, आप वेदर पैटर्न्स को देखते हैं तो प्रॉब्ली पावर कंपनीज से लेके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक, AC कंपनीज तक, आई थिंक ये पूरी सेगमेंट हमें कंफर्टेबल लग रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज जब हम देखेंगे कि कहाँ हम निवेश कर सकते हैं.
वैभव जी, एक दो बास्केट में एक दो थीम्स में बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई थी। पहले ये रीजनेबल लग रही थी, कूलिंग ऑफ लग रही थी, लेकिन उसके बाद अब पेनफुल लग रही है। लुक एट होटल्स, आई मीन लुक एट द प्राइस डैमेज इन इंडियन होटल्स, आईटीसी होटल्स, लेमन ट्री। कुछ आप लोगों ने ग्रिप किया है इस प्राइस पे, लोअर ट्रैजेक्टरीज में, होटल्स में? See, I think hotels as a structural opportunity बहुत ही बड़ी है from an overall country standpoint. Penetration of hotels पकड़ लीजिए या lack of proper infrastructure पकड़ लीजिए, which only shows कि यहाँ से कितनी बड़ी opportunity हो सकती है आगे जाके। अगर कोई भी business model जो less capital intensive होके ये keep on adding kind of assets, तो हमें वो कंपनियां पसंद आएगी। लास्टली आई थिंक जिस हिसाब से ग्लोबल माहौल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, हमें लगता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म में थोड़ा इजाफा आ सकता है। वहीं लोकल होटल्स में प्रॉबेबली फ्रॉम अ लोअर लेवल स्टैंड पॉइंट आई थिंक वो अट्रैक्टिव बन सकती है आगे जाके। तो ये एक सेगमेंट है जो प्रेशर में रहा था इन टर्म्स ऑफ directly indirectly from an LPG standpoint, but I think these are good quality assets from a medium to longer term perspective. ओके, चलिए ये बात हो गई होटल स्पेस की। इस समय एक और स्पेस जहां पर अच्छे मूव्स रहे हैं वो है कैपिटल मार्केट प्लेस। ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में मार्केट में वॉलेटिलिटी थी तो यहाँ भी करेक्शन आई, लेकिन इधर आपका क्या व्यू होगा? I think capital market space, cyclicality दर्शाता है जैसे मार्केट जैसे मूव होता है, राइट? आई मीन हम देखे हैं कि राइट फ्रॉम डिपॉजिटरीज टू ब्रोकिंग हाउसेज टू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सभी में इम्पैक्ट जनरली आ जाता है जब मार्केट थोड़ा वीक होने लगता है। सो आई थिंक ये सिक्लिकलिटी के कारण इसीलिए हम ऑलवेज कहते आ रहे हैं कि उनका वैल्यूएशन cyclically adjusted valuations देखना चाहिए हमेशा। ऑफ कोर्स लास्ट 2 साल में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, बट ये ग्रोथ पकड़ के अगर वो स्टेबलाइज कर पाते हैं, सिक्लिकलिटी फैक्टर को थोड़ा दूर कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट, तो वो वैल्यूएशन प्रीमियम रह सकता है। बट आई थिंक ये हमारे नजरिए में मोर ऑफ अ ट्रेडिंग सेक्टर है रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेक्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना नज़रिया हमारे सामने रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज रियल्टी सेक्टर की शानदार तेज़ी। इनफैक्ट टॉप सेक्टोरल गेनर है आज निफ्टी रियल एस्टेट। इंडेक्स दिखा दीजिए एक बार, पहले इंडेक्स की बात की मैंने तो 3.5% डीएलएफ ऊपर, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड सभी इस समय आप ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशीष से समझते हैं कि जेफरीज की रिपोर्ट क्या कह रही है। आशीष बताइए। बढ़िया तेजी देखने को मिली और काफी दिनों के बाद रियल एस्टेट में इतना बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। 3.5% से ज्यादा की तेजी। अब जेफरीज की तरफ से पूरे सेक्टर के ऊपर एक व्यू, एक छोटा सा नोट निकल कर आया है जहां पर ये बता रहे हैं कि Q4 अर्निंग्स के लिहाज से बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। दरअसल इससे प्रीवियस क्वार्टर्स में आप देखें तो रियल एस्टेट में दिक्कत ये थी कि लॉन्चेस मिसिंग थे, तो अगर नए लॉन्चेस नहीं हो रहे तो अर्निंग्स में कोई खास असर, कोई बड़ी बढ़त आपको देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन ये बता रहे हैं कि इनका जो डेटा है वो सजेस्ट कर रहा है कि टॉप 7 सिटीज़ में जो रेसिडेंशियल घर है इनकी बिक्री में एक अच्छी खासी बढ़त और जो बिक्री की रफ्तार है इसकी वेलोसिटी में काफ़ी बढ़िया बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ये बता रहे हैं कि फरवरी का महीना ये हो सकता है कि इस साल में सबसे बेस्ट आपको देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, बिक्री के लिहाज से काफ़ी शानदार यहाँ पर देखने को मिला है। और ये बता रहे कि Q4 में जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं इनकी सेल्स ग्रोथ आपको तकरीबन 10 से लेकर 15% तक की देखने को मिल सकती है, जिसके चलते पूरे साल की जो सेल्स ग्रोथ है FY26 की ये ऑलमोस्ट आपको 20% के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि ज़्यादातर कंपनीज की प्री सेल्स की गाइडेंस के अनुमान के मुताबिक है। हालांकि एक छोटा सा रिस्क ये निकल कर आ रहा है कि FY27 की गाइडेंस कैसी होगी ये देखना पड़ेगा। कारण ये है कि जो ईरान का तनाव चल रहा है हो सकता है कि इससे सेंटिमेंट्स थोड़े से डैम्पन हो जाए और यहाँ पर हो सकता है कि रियल एस्टेट कंपनीज अपनी जो गाइडेंस देते हैं इसमें थोड़ी सी कटौती कर दे। लेकिन बिक्री के लिहाज से काफ़ी शानदार Q4 आपको देखने को मिल सकता है और पूरा FY26 भी बहुत बढ़िया है। अब अच्छी बात यह है कि बता रहे हैं कि ज़्यादातर लिस्टेड प्लेयर्स अपने हाई से वेल करेक्टेड है और इसके बाद जो वैल्यूएशंस है ये भी बड़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं। जो अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं ज़्यादातर उससे नीचे या फिर उसके आसपास ही चल रहे हैं, 20 टाइम्स के आसपास का सेक्टर चल रहा है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के साथ अर्निंग्स का कंफर्ट है
और इसी के चलते आप देखें तो पूरे सेक्टर में काफ़ी बढ़िया तेज़ी नज़र आ रही है। ओके, रियल्टी स्पेस में बाइंग स्क्रीन पे विजिबल है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे तथ्य को समझाने के लिए। अब एक काम करते हैं, आशीष से बढ़कर चलते हैं सहज जी की तरफ। सहज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, निफ्टी इज अ डे हाई, ऑलमोस्ट 23,300 को हम स्ट्राइक कर चुके हैं। निफ्टी बैंक 53,713 एज ऑफ नाउ। निफ्टी आईटी में ग्रेट रिवर्सल, सुबह अगर आप देखें 200 पॉइंट ऊपर था, नाउ इट्स अप बाय आई थिंक 100 पॉइंट्स, लगभग लोअर लेवल से 300 पॉइंट का रिवर्सल। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट की प्लेसमेंट, ऊपर क्या गुंजाइश खुली है और आप किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं? सहज जी। जी नमस्ते अविंद्र जी और दर्शकों को भी नमस्कार। आई थिंक ये पूरे मार्च सीरीज में पहली बार हम एक वीकली पॉजिटिव सेटअप देख रहे हैं। 23,300 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट है, न्यूज फ्लो है और अभी का भी मार्केट है, अंदाजा तो यही है कि आज इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा। सो पूरे मार्च सीरीज में पहला ये वीकली सेटअप होगा जहां पे सस्टेन पॉजिटिविटी के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी के बन जाएंगे। तो इसके चलते हमें लग रहा है कि 23,300 पे ध्यान रखिए। आज का दिन ऑलरेडी काफी एक्साइटमेंट आ चुका है, इंडेक्स से ज्यादा आज के दिन के लिए स्टॉक्स पे गौर फरमा सकते हैं। बट यदि सेकंड हाफ में भी 23,300 सस्टेन कर जाता है तो फ्रेश लॉन्ग्स कर सकते हैं जरूर से। और इनिशियल टारगेट मेरे हिसाब से ये बाउंस बैक जो कंटिन्यू होगा 23,800 तक का भी आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो सेटअप पॉजिटिव है, बस थोड़े से कंफर्मेशन की एक इंडिकेशन मिल जाए तो आई थिंक कॉन्फिडेंस काफी बेहतरीन हो जाएगा। और स्टॉक्स की यदि बात करें तो थोड़ा सा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। एक हाई बीटा स्पेस में अदानी पोर्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगेन ये स्टॉक का मिडिल ईस्ट में भी कुछ एक्सपोजर है आई थिंक, बट ये जो फिलहाल जो टॉक्स चल रहे हैं इसके बाद रिलीफ आ सकता है। मंथली ट्रेंड पॉजिटिव है, ओवरऑल स्टॉक काफी रेजिलिएंट रहा है, ऊपर से करेक्ट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंट्री की। तो अदानी पोर्ट्स पे यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। 1386 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, 1300 को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ऊपर में 1525 तक ये स्टॉक की जाने की उम्मीद है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा डिफेंसिव ले रहा हूँ अगेन क्योंकि ब्रॉडर कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। सन फार्मा, आई थिंक ये स्टॉक भी मंथली पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है, ओवरऑल काफी रेजिलिएंट रहा है। करंटली 1770 के आसपास चल रहा है, इसका रीसेंट लो 1715 का है। फंडामेंटली भी पॉजिटिव बायस है, तो 1715 का स्टॉप लॉस लगाकर 1845 जो इसका रीसेंट है वहां तक के लिए लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। सो ये दो अपॉर्चुनिटीज है, और खास करके निफ्टी में 23,300। ओके, ये कुछ अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके हैं। अच्छा सहज जी, बैंक निफ्टी पे आपका प्रोजेक्शन क्या है? आई मीन नाउ वी इन स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, हम ऑलमोस्ट 54,000 के पैच को हिट करने जा रहे हैं। इस रिवर्सल में बैंक निफ्टी पे इटसेल्फ आपका आउटलुक है और आपका प्रिफर्ड स्टॉक्स क्या हैं, एंड स्पेशली जो कि शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स हैं, थोड़ा सा आपकी प्लेसमेंट निफ्टी बैंक में कैसी है उसको समझाइए। ओके, सहज जी से शायद अभी हमारा संपर्क बीच में है, अभी टूट गया। अच्छा, यही प्रश्न मैं रचना जी से पूछता हूँ। रचना जी, मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। एक तो निफ्टी बैंक में आप कैसे प्लेस्ड हैं, इस रिवर्सल को आप कहाँ तक खेलेंगी, कहाँ तक देख रही हैं, और जिसे कहते हैं ना, मीन एक संतुलन होता है कि ये इस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आएगी, इसको प्ले करना चाहिए, रिवर्सल अच्छा देगा, और कहाँ स्ट्रेंथ को आप समझती हैं कि खेलना चाहिए? जी, जहाँ तक बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स की बात है तो दिस कैन गो टुवर्ड्स 54,200, वहां तक की स्पेस इसमें अवेलेबल है। और ये आज ही के दिन प्ले आउट हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क के लिए मैं सेकंड डे के बाद थर्ड डे के लिए ना बोलूं इस सिचुएशन में। बट यहाँ पे अभी भी 54,200 तक का स्पेस अवेलेबल है, तो डिप्स में बाइंग कर सकते हैं आप, माइनर कंसोलिडेशन में भी कर सकते हैं। जहां तक इंडिविजुअल काउंटर की बात है तो एक्सिस बैंक इज लुकिंग वेरी गुड। या एक्सिस बैंक में अगर ये मार्केट सस्टेन कर जाएगा तो देयर इज अ चांस कि ये 1214 के करीब है। यहाँ पे अगर आप 1200 का भी ऐसे लगा कि इसको लॉन्ग करते हैं तो इसमें 1235 और 50 तक के अपस्विंग की आने वाले 2 to 3 डेज में प्रोबेबिलिटी है। ओके, अच्छा, एक काम करते हैं, जरा एक दो स्टॉक्स और लेके आइए। अच्छा, रचना जी ने शुरू में एक बात कही थी और जो शायद मैं भी उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। एक बार लेके आइए आप निफ्टी आईटी। रुचित, निफ्टी आईटी ने कल टेनिमा के ऊपर क्लोज दिया, आज सुबह खुला, सिंक हुआ, अगेन टेनिमा से कंफर्मेशन लिया। सो टेक्निकली अच्छे स्विंग यहाँ भी मिल रहे हैं। लुक एट
TCS क्या रिवर्सल जनरेट किया इसने, है ना, आज इंट्राडे में? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आईटी को, और आपकी प्लेसमेंट कैसी है? आई मीन स्टॉक्स की, मतलब क्या प्रेफर कर रहे हैं आप इस वक्त रिवर्सल खेलने के लिहाज से आईटी में? आई थिंक यस वीरू जी, क्योंकि इंडेक्स में देखे तो मिड फरवरी, स्टार्ट ऑफ द फरवरी इंडेक्स ने कुछ 39,500 40,000 के बीच में हाई बनाया था, और वहां से विदाउट एनी मीनिंगफुल पुलबैक मूव 28,500 के तक करेक्शन हुआ है। तो जनरली जब इतने बड़े करेक्शंस आते हैं तो मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरसोल्ड रहते हैं, और वो ओवरसोल्ड को रिलीफ करने के लिए एटलीस्ट पुलबैक मूव नियर टर्म्स के बीच बीच में आते हैं। सो आई थिंक ये जो हम मूव देख रहे हैं फिलहाल काफी अर्ली रहेगा कहने के लिए कि बॉटम आउट हो चुके हैं और ट्रेंड रिवर्सल है, बट एटलीस्ट इतने बड़े करेक्शन के बाद एक डिसेंट पुलबैक मूव मिनिमम 23.6% रिट्रेसमेंट मूव दे तो भी हमको आई थिंक 30,500 31,000 तक का मूव देखने मिल सकता है। टीसीएस विद इन द स्पेस, नो, हमें यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट किया है, कंसिडरिंग कि ये प्रीवियस सपोर्ट जोन के आसपास है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है, तो करंट लेवल्स पे टीसीएस में खरीदारी की जा सकती है 2350 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 2520 के टारगेट्स के लिए। ओके सहज, अच्छा आपका टिक जानना चाहूँगा मैं, आईटी में आप कैसे प्लेस्ड हैं, और आईटी में आपका प्रेफर्ड बाय क्या है इस वक्त? जी इनफैक्ट वीरेंद्र जी, मेरा थोड़ा सा आईटी को लेके कंजर्वेटिव अप्रोच है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ये स्टॉक्स ने करेक्शन दिया है और जो ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर है, आई थिंक इसमें उतना एग्रेसिव पार्टिसिपेशन मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू दिख रही है, और यहाँ से आपको एक बाउंस बैक जरूर मिल सकता है बिकॉज लीनियर करेक्शन रहा है, बट एग्रेशन के पर्सपेक्टिव से मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच रखना चाहिए, और यहाँ पे टाइम पेन थोड़ा ज्यादा रह सकता है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस है इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके। Having said that, I think preferred pick large cap के साथ ही जाना चाहेंगे। Infosys and TCS would be the best bets, but again with a pinch of salt to be थोड़ा सा conservative approach ही रखना है फिलहाल के लिए। So that is what I would suggest, और I'm sure a larger audience already ये sector में invested है, तो यहाँ पे आप मार्जिनल एवरेजिंग कीजिए, बट बहुत एग्रेसिव एवरेजिंग करना भी मैं फिलहाल के लिए एडवाइस नहीं करूंगा। चार्ट्स को देख के ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है फिलहाल के लिए। ओके सहज, बहुत बहुत शुक्रिया। रुचित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रचना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट से डे हाई 23307, तो छुट्टी से ठीक एक दिन पहले बुधवार के दिन पूरा खुमार बाजार पे तेजी का छाया हुआ है। मार्केट से डे हाई, वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी। एक बार 10 डे में ड्रॉ कीजिएगा प्लीज। इट्स प्लेस्ड एट 23338, 23,338 पे 10 डे में प्लेस्ड है। तो अगर ये होता है, याद रखिएगा निफ्टी पे हम 23,338 को हिट करते हैं। इवन हमने 18 मार्च को भी वो हिट नहीं किया था। पोस्ट आई थिंक 27 फेब फर्स्ट टाइम हम इस पैच को हिट करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कामना कीजिए कि हम इस लेवल को हिट करें। बाकी दुविधा कोई है तो उसके लिए एक और इलाज है, CNBC से आवाज़ है, हाँ है, लेकिन उसके साथ आपको श्रेया और कंचन मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रेडर्स हॉटलाइन देखिए। ओवर टू यू।